जय हिंद साथियों, मैं जितेंद्र शेखावत आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जीएस विद जेएस पर। साथियों, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है भारतीय संविधान की विशेषताएं। और भारतीय संविधान की विशेषताएं जो हैं भारत के संविधान को किस तरीके से अन्य देशों के संविधान से अलग बनाती है, इसी के बारे में जो है आज चर्चा करेंगे। और कुछ विशेषताएं हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और राजस्थान की एग्जाम हो चाहे फिर सेंटर वाली एग्जाम हो, सभी एग्जाम्स में मोस्टली ये टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है। इसीलिए इस टॉपिक की जो अपनी एक महत्ता है और इसी को ध्यान में रखते हुए अपने को इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करने की आवश्यकता है। तो आज हम बात करेंगे कुछ विशेषताएं हैं जो भारतीय संविधान की, वो भारतीय संविधान को विश्व में एक अलग पहचान दिलाती है। और उन्हीं में से कुछ विशेषताएं हैं जो एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, उन्हीं के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे भारतीय संविधान की विशेषताएं। तो भारतीय संविधान 1946 से लेकर 1949 तक लिखा गया था। लगभग 3 साल यानी कि 2 साल 11 महीने और 18 दिन का इसको समय लगा था लिखने में। यानी कि इतना बड़ा संविधान है कि यह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। संविधान दो प्रकार के होते हैं, एक लिखित संविधान होता है और एक अलिखित संविधान होता है। लिखित संविधान उस संविधान को कहा जाता है जिसमें प्रॉपर एक समिति बनाई जाए, फिर वह चर्चा करे, वाद विवाद करे और बहुत अधिक समय इस संविधान को लिखने में ले, तो इसको अपन लिखित संविधान कहते हैं। और जो परंपराएं चली आ रही हैं उन परंपराओं को बीच बीच में जिस तरीके से संशोधित करके या फिर मूल रूप में अपन किसी संविधान में लिख देते हैं, तो उसको अपन यानी कि जिसके लिए समिति नहीं बनाई जाए, प्रॉपर समय नहीं लिया जाए, उसको अपन अलिखित संविधान कहते हैं। अमेरिका का संविधान विश्व का लिखित संविधान है। ग्रेट ब्रिटेन का बात करें तो ब्रिटेन का संविधान दुनिया का अलिखित संविधान है। तो भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, अर्थात इसमें जो है कुल मिला के मूल संविधान की अगर बात करें तो 22 इसमें भाग और इसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी मूल संविधान की बात करें, और एक प्रस्तावना। और अगर वर्तमान समय में बात करें तो इसमें 25 भाग हैं, 470 यानी कि पौने 500 के आसपास में इसमें अनुच्छेद है, और वर्तमान में 8 की बजाय 12 अनुसूचियां हैं और एक प्रस्तावना है। इस तरीके से भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। यह संविधान की एक अलग विशेषता है जो भारतीय संविधान को अलग पहचान दिलाती है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित दस्तावेज है भारतीय संविधान। उसके अलावा अन्य विशेषता बड़ा किस तरीके से हुआ, तो इसकी पृष्ठभूमि जो है वह अपन देख सकते हैं कि भारतीय संविधान की जो पृष्ठभूमि है वो भारत शासन अधिनियम 1935 के जो प्रावधान है वहां से लगभग 60 से 65%, 60 से 65% हिस्सा भारतीय संविधान का भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। और भारत शासन अधिनियम 1935 से जो है यह 60 से 65% हिस्सा लिया गया है। उसके अलावा बहुत सारे देशों से भारतीय संविधान को जो है भारतीय संविधान के बहुत सारे प्रावधान लिए गए हैं। कौन सा प्रावधान किस देश से लिया गया है इसके बारे में भी अलग से चर्चा करेंगे, एक टॉपिक लेके आएंगे और उसमें देखेंगे कि अमेरिका से कौन से प्रावधान लिए गए हैं, ग्रेट ब्रिटेन से कौन से प्रावधान लिए गए हैं, कनाडा, साउथ अफ्रीका, इसके बाद में ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड और फिर बहुत सारे अन्य देश है, जापान, जर्मनी, इनसे कौन कौन से संविधान लिए गए हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। तो पहली विशेषता मैंने संविधान की आपको बताई कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। दूसरी विशेषता यह है कि भारत का संविधान जो है विभिन्न स्रोतों से लिया गया है, बहुत सारे देशों से लिया गया संविधान है। तीसरी अगर बात करें तो संविधान दो प्रकार के होते हैं, एक लचीला संविधान होता है, एक कठोर संविधान होता है। कठोर संविधान हम उसको कहेंगे जिसमें संशोधन करने के लिए या फिर जिसमें काट छांट करने के लिए एक विशेष प्रक्रिया से गुजरना पड़ता हो, तो उसको हम कहते हैं कठोर संविधान। जिस प्रकार अमेरिका के संविधान में आसानी से संशोधन नहीं किए जा सकते, इसलिए अमेरिका के संविधान को एक कठोर या फिर अपन कहें तो जो है स्ट्रिक्ट संविधान कह सकते हैं। उसके बाद में अगर जिस संविधान में संशोधन करने के लिए विशेष प्रक्रिया से नहीं गुजरने के बजाय आसानी से संशोधन किए जा सके, उन संविधान को हम लचीला संविधान या नम्य संविधान के नाम से जानते हैं। ऐसा संविधान ब्रिटेन का संविधान है। और भारत का संविधान कठोर है या जो है लचीला है, इसके बारे में बात करें तो भारतीय संविधान में कुछ प्रावधान इस प्रकार के हैं जिनमें आसानी से संशोधन किया जा सकता है, जबकि कुछ प्रावधान इस प्रकार के हैं जिनको जो है काट छांट करने के लिए एक विशेष प्रक्रिया के माध्यम से गुजरना पड़ता है। और यह व्यवस्था जो संविधान संशोधन की व्यवस्था है भारतीय संविधान में भाग 20 में अनुच्छेद 368 के तहत की गई है। 368 के जो है अनुसार दो प्रकार से संविधान में संशोधन किया जा सकता है। और अगर पूछा
जाए कि संविधान में संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है, तो संविधान में संशोधन 3 प्रकार से किया जा सकता है। और 368 अनुच्छेद के अनुसार कितने प्रकार से संविधान संशोधन किया जा सकता है, तो 2 प्रकार से किया जा सकता है। जो है इस विशेषता के बारे में भी हम अलग से एक टॉपिक में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये जो अगर अभी इनमें अपन जो है इस विशेषता के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे तो यह सेशन बहुत बड़ा लंबा हो जाएगा। इसलिए हम ये जैसे मैंने बताया बहुत सारे स्रोतों से या बहुत सारे देशों से लिया गया संविधान है, इसके लिए अलग से टॉपिक लेके आएंगे। फिर यहाँ नम्य और अनम्य संविधान में क्या फर्क होता है और किस तरीके से इसको किया जाता है संशोधन, तो इसके बारे में भी अलग से चर्चा करेंगे। तो हम कहेंगे कि भारत का संविधान कठोर भी है और लचीला भी है, तो कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण है भारतीय संविधान। तो पहली विशेषता आपको ध्यान रखनी है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। दूसरी विशेषता ध्यान रखनी है कि बहुत सारे देशों से और बहुत सारे स्रोतों से लिया गया संविधान है। तीसरी, लचीलेपन का और कठोरता का मिश्रण है भारतीय संविधान। चौथी व्यवस्था अगर देखें तो यहाँ एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ में संघीय व्यवस्था अपनाई गई है। संघीय व्यवस्था इसलिए कह सकते हैं कि हमारे देश को बहुत सारे राज्यों में बांटा गया है। हमारे देश में 2 प्रकार की सरकार काम करती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। इस व्यवस्था को हम कहते हैं संघीय व्यवस्था। लेकिन आपातकालीन परिस्थितियों में यह संघीय व्यवस्था एकात्मक व्यवस्था में बदल जाती है। किस प्रकार? राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। आपातकालीन जो है स्थिति में सारी शक्तियां केंद्र के पास में निहित हो जाती है। इसी को हम एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ में संघीय व्यवस्था कहते हैं। ऐसा इसलिए कि जब भारत में की एकता, अखंडता या संप्रभुता या भारत की जो है स्वतंत्रता पे खतरा मंडराने लगे, तो इस स्थिति में भारतीय संविधान एकात्मक रूप ले लेता है और केंद्र सरकार पूरे भारत पे राज करने की स्थिति में आ जाती है। तो एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ में हमारे यहाँ संघीय व्यवस्था है। संघीय व्यवस्था सामान्य परिस्थितियों में, जबकि एकात्मक व्यवस्था आपातकालीन परिस्थितियों में। इसके बाद में भारत में जो शासन की प्रणाली है वो संसदीय व्यवस्था है। विश्व में शासन की 2 प्रकार की प्रणालियां होती है। एक को हम कहते हैं अध्यक्षात्मक प्रणाली या राष्ट्रपति प्रणाली, और दूसरी को कहते हैं हम संसदीय प्रणाली। अमेरिका में राष्ट्रपति प्रणाली है जिसको अध्यक्षात्मक प्रणाली भी बोला जाता है। ब्रिटेन में यह प्रणाली संसदीय प्रणाली है जिसको प्रधानमंत्री या फिर जो भी अपन कहें कि संसदीय सरकार या फिर इसको मंत्रिमंडलीय सरकार भी कहा जाता है। तो यहाँ हम बात करें तो हमारे यहाँ संसदीय प्रणाली है जो ब्रिटेन से ली गई है। अब संसदीय प्रणाली और अध्यक्षात्मक प्रणाली में क्या अंतर होता है तो मैं आपको बता देता हूँ। अमेरिका में क्या है कि राष्ट्रपति या अध्यक्षात्मक व्यवस्था इस प्रकार है कि वहाँ राष्ट्रपति जो है वह सीधे जनता के द्वारा चुने जाते हैं। दूसरी बात करें तो वहाँ विधायिका और कार्यपालिका दोनों जो है अलग अलग होती है, आपस में जुड़ी हुई नहीं होती है। और राष्ट्रपति ही सर्वे सर्वा होता है, अर्थात राष्ट्रपति ही समस्त कार्य करता है और वे जो कार्य राष्ट्रपति करता है वे कार्य सारे उसी के नाम से होते हैं। संसदीय व्यवस्था में डायरेक्ट लोग नहीं चुनते देश के शासक को, बल्कि देश को विभिन्न छोटे छोटे टुकड़ों में, अर्थात हमारे यहाँ लोकसभा क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। वहाँ एमपीज का निर्वाचन जनता के द्वारा किया जाता है, जिसको अपन लोकसभा सदस्य बोलते हैं। वो लोकसभा सदस्य आपस में मिलके और जिस दल को बहुमत की सरकार बोलते हैं, जिसको अपन यहाँ संसदीय प्रणाली में जिस दल को बहुमत मिलता है वो आपस में मिलके एक प्रधानमंत्री चुनते हैं और प्रधानमंत्री द्वारा मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है। तो यहाँ इनडायरेक्टली सरकार का निर्वाचन होता है। दूसरी, यहाँ पे विधायिका और कार्यपालिका आपस में जुड़ी हुई रहती हैं। कैसे कि जो है लोकसभा और राज्यसभा, संसद के 2 सदन हैं, दोनों में से मंत्रियों का नियुक्ति की जाती है। तो यहाँ मंत्री और या कहें प्रधानमंत्री प्लस मंत्रिपरिषद जो है संसद से जुड़ी हुई रहती है। राष्ट्रपति प्रणाली की तरह जो है ये पृथककरण के सिद्धांत पे कार्य नहीं करती। राष्ट्रपति प्रणाली में मैंने बताया आपको कि राष्ट्रपति और वहाँ विधायिका अलग अलग है। फिर हमारे यहाँ संसदीय व्यवस्था में 2 प्रमुख होते हैं, एक वास्तविक प्रमुख और एक जो है संवैधानिक प्रमुख। वास्तविक प्रमुख यहाँ हमारे प्रधानमंत्री है और संवैधानिक प्रमुख जो है वो राष्ट्रपति है। इसके बाद में बात करें, संसदीय प्रणाली की बात हो गई। संसदीय प्रणाली के बाद में हम बात करें तो हमारे यहाँ एकीकृत न्यायपालिका और स्वतंत्र न्यायपालिका है। एकीकृत न्यायपालिका का तात्पर्य यह है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से नीचे अधीनस्थ न्यायालय, जिनको अपन जिला न्यायालय के नाम से भी जानते हैं, तो ये सभी न्यायालय एक ही प्रकार के काम करते हैं। अर्थात जिनको अधीनस्थ न्यायालयों से निर्णय में संतुष्टि नहीं हो वो उच्च न्यायालय में जा सकता है, उच्च न्यायालय से संतुष्टि नहीं मिलने पर सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो इसको
हम एकीकृत व्यवस्था के नाम से जानते हैं, इनमें विषयों का बंटवारा नहीं किया गया है। जिस प्रकार यहाँ हमारे कार्यपालिका में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची बांटी गई है, वैसे न्यायालयों में यह व्यवस्था नहीं है। स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता इसलिए है कि जो न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो न्यायाधीशों के जो कॉलेजियम सिस्टम के आधार पर की जाती है, जिनमें न्यायाधीशों का ही अहम रोल होता है, सरकार का रोल नहीं होता है। न्यायाधीशों को कार्यकाल की सुरक्षा दी गई है, उनको वेतन की सुरक्षा दी गई है, उनके वेतनमान में या भत्तों में अनावश्यक कमी नहीं की जा सकती बाद में। और इसके अलावा उनके जो है हटाने की भी एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के माध्यम से ही उन्हें हटाया जा सकता है, सरकार द्वारा कभी भी किसी भी समय उनको नहीं हटाया जा सकता। तो ये सारी व्यवस्था है एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका, हमारा स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था हमारा संविधान करता है। इसके बाद में हम कहें तो हमारे यहाँ संसदीय संप्रभुता के साथ में न्यायिक सर्वोच्चता को जो है प्राथमिकता दी गई है। संसदीय संप्रभुता यह सिद्धांत ब्रिटेन से लिया गया है, न्यायिक सर्वोच्चता यह सिद्धांत हमने अमेरिका से लिया है। इन दोनों का मतलब समझेंगे तो संसदीय संप्रभुता का मतलब है कि संविधान में जब भी कोई संशोधन करना हो, कोई विधि बनानी हो, कोई भी कानून बनाना हो, तो वह संसद के द्वारा बनाया जाता है या संविधान में संशोधन संसद के द्वारा किया जाता है। तो इसलिए संसद की एक संप्रभुता है। इस मामले में संसद प्रभुत्व संपन्न है कि संविधान में किस प्रकार संशोधन किया जा सकता है। लेकिन न्यायिक सर्वोच्चता को इसलिए अहम माना गया है यहाँ पे कि संसद के द्वारा जो संशोधन किया जाता है, उस संशोधन में अगर न्यायपालिका को लगता है कि कुछ हिस्सा या फिर संपूर्ण संशोधन लोकतांत्रिक हिसाब से नहीं है, उसके उपबंध जो है यहाँ के लोगों के हिसाब से नहीं है, तो वह उस संशोधन को खारिज कर सकता है। तो